हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम हो ही गया होगा कि बिहार बोर्ड ने सभी स्टेट का ऑफिशियली मॉडल पेपर अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया है और हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। और जहां तक रहा बात मैथ का, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के मॉडल पेपर में जितने भी केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान से क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का सिंपल तरीके से इसका आंसर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देने से पहले आइए थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इस बार केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के एग्जाम में 11 से लेकर 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला प्रश्न, जिनमें प्रश्नों की संख्या 8 होगी। उन 8 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों का आंसर आपको याद होगा, वहीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर आप सभी को देना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित कर दिया गया है, यानी 4 प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे तो 4 दूनी 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण बताइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखेंगे आप कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। आसान भाषा में जानेंगे। अगर आप उदाहरण को देखेंगे तो हमारा उदाहरण क्या है, तो ये है N2, जिसको हम लोग नाइट्रोजन गैस कहते हैं। उसके बाद में 3H2 है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो NH3 अमोनिया बनाता है, NH3। इसे हम लोग संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 तत्व आपस में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और ये दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे N2 को, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2N लिख दिया गया है, तो नाइट्रोजन की संख्या भी 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 हो गया, और ये भी 3 और 2 5, हाइड्रोजन भी 5, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 5 हो गया। तो यहाँ पे गिनेंगे तो परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो गई है। अतः बोल सकते हैं कि दी गई उदाहरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद में जो अगला सवाल है, ये दूसरा केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, आम्ल क्षार और भस्म वाला चैप्टर से लिया गया है। सवाल में बोला गया सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। तो आसान तरीके से इसका आंसर भी लिखेंगे कि सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने की सूचना देती हैं। यानी हम लोग सूचक वैसे पदार्थ को कहेंगे जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन होने के बाद में क्या करता है कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ऐसे होने की सूचना दे देता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिटमस पत्र हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथेलिन हो गया। ये जो प्रमुख ये जो है जितना ऑप्शन बता दिए हैं, जितना आपको दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये सभी प्रमुख सूचकों के उदाहरण हैं। अगला सवाल है ऑक्सीकारक क्या है, जिसको हम लोग उपाचक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑक्सीकारक क्या है। ये सवाल 2 नंबर वाला है। तो आसान तरीके से इसका आंसर लिखेंगे आप कि ऑक्सीकारक, जिसको हम लोग उपचायक बोलते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण ऑक्सीजन की क्रिया होती है। यानी कोई भी तत्व में ऑक्सीजन की क्रिया होती है, उसे समझ लीजिए कि ये उपचायक है या ऑक्सीकारक है। एग्जाम्पल के तौर पे Cl2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन गैस। उसके बाद में L2, CuO कॉपर ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, MnO2 इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ऑक्सीकारक के उदाहरण हैं। अगला सवाल है संक्षारण क्या है, सोहदाहरण समझाइए। बोला गया संक्षारण क्या होता है, उदाहरण के साथ हमको समझाना होगा। तो आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे कि संक्षारण वह अभिक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसमें धातु वायु या नमी अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे लोहा में संक्षारण सबसे अधिक होता है। अब लोहा का संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। समय रहते यदि लोहा को संक्षारण से ना रोका गया तो ये संपूर्ण वस्तु नष्ट हो जाती है।
तो आसान भाषा में आपने जाना संचालन होता क्या है। तो संचालन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब लोहा के देखिएगा तो लोहा को नमी और हवा की उपस्थिति में छोड़ने पे क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। और यही संक्षारण को आप लोग समझते हैं जंग लगना, जिसको भोजपुरी में बीजी लगना भी कहते हैं, ठीक है। और लोहे का संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। समय रहते यदि लोहा के संक्षारण को दूर ना किया जाए तो ये संपूर्ण जो लोहा होता है ये नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बुलाया गया था, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। अब यहाँ पे समीकरण दे दिया गया है, इसको आपको संतुलित करना होगा। तो संतुलित कैसे कीजिएगा, तो दिया गया BaCl2 और प्लस H2SO4। तो देखिए यहाँ पे है BaCl2 और H2SO4, यानी इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा BaSO4 प्लस बनाएगा HCl। तो ये बनाया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो संतुलित करने का आसान तरीका, यहाँ पे Ba की संख्या 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में Cl यहाँ पे 1 है, ये Cl2 यहाँ पे 2 है, तो इसके पहले अगर आप 2 लगा देती हैं तो Cl2 की संख्या 2 हो जाएगी। किंतु यहाँ पे Ba की संख्या 1 है तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना होगा। तो आसान तरीका जान लीजिए कि दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर कर लीजिएगा, आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। और जो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है नहीं देखे होंगे तो जाइए यार, चैनल पे उस वीडियो को बना दिया गया है। मात्र 10 मिनट के वीडियो में जितने भी रासायनिक समीकरण होते हैं सभी को संतुलित करने का आसान ट्रिक के साथ वीडियो बना दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला सवाल है कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सहसंयोजक बंधन जो होते हैं ये होते क्या हैं। तो 2 परमाणुओं के बीच बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले आबंध यानी बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं इसके 2 उदाहरण कौन से होते हैं। तो क्लोरीन के अणु का बनना, ऑक्सीजन के अणु का बनना और जल के अणु का बनना, ये सब किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण हैं सहसंयोजक बंधन के। उसके बाद में है कि अम्ल और भस्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको भस्म समझ में नहीं आता है। तो यार जो अम्ल और लवण होते हैं ना, तो लवण को ही भस्म कहा जाता है। तो आसान तरीके से इसका आंसर लिखेंगे कि अम्ल और भस्म में 2 अंतर निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप ऐसे रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा क्षारक का स्वाद खारा होता है। याद रखिए भस्म का मतलब क्षार भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये हो जाएंगे अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है या खारा होता है या कड़वा होता है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऐसे भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है वो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो अम्ल होगा। अब वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, भस्म होगा, अर्थात क्षार होगा। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ मिलकर क्षारीय पदार्थ को उदासीन कर देता है, तो क्षार भी उसे नहीं छोड़ता। देखिए जो अब जाहिर सी बात है, अब अम्ल क्षार को उदासीन करेगा तो क्षार भी अम्ल को क्या करेगा, उदासीन कर देगा। सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है तथा क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। उसके बाद में अगला सवाल है समजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो समजातीय श्रेणी होता क्या है, एक उदाहरण देकर इसे समझाना होगा। तो आसान तरीके से इसका आंसर लिखेंगे कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह या एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है तथा 2 क्रमागत सदस्यों के बीच अणुसूत्र में CH2, देखिए याद रखिएगा CH2 का अंतर रहता है, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं या सजातीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आपको उदाहरण भी देना था, तो उदाहरण आप दीजिएगा CH4 का। तो CH4 यानी मीथेन गैस कर दीजिएगा। उसके बाद में C2H6 कर दीजिएगा, C3H8 भी कर सकते हैं।
तो ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आइए बता देते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आपके मैट्रिक एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप सभी को 1 क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा। तो सवाल ये बोला गया है कि जस्ता के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें और जस्ता के उनके अयस्कों के निष्कर्षण का भी वर्णन कीजिए। तो आसान तरीके से इसका आंसर जान लीजिए कि जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड, जिसको हम लोग ZNS कहते हैं। ZN का मतलब जिंक और S का मतलब स्लेड होता है, या ब्लेड भी बोल सकते हैं। तो जिंक स्लेड एवं कैलेमाइन, जिसको हम ZnCO3 कहते हैं, कैलेमाइन होता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड या जिंक स्लेड एवं कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है। जिंक ब्लेड को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदल दिया जाता है एवं कैलेमाइन अयस्क को निष्पासन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। और यहाँ पे आप इसका अभिक्रिया भी बता सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 2ZNS यानी जिंक, यहाँ पे जिंक स्लेड हो गया या जिंक ब्लेड भी बोल सकते हैं, और प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन गैस हो गया। ये दोनों के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा तो ये बनाएगा 2ZNO और प्लस 2SO2। उसके बाद में तो यहाँ पे दोनों अयस्कों के साथ हम लोग अभिक्रिया करा दिए हैं, और जो भी उसके फलस्वरूप प्राप्त हुआ है उसे हम लोग लिख चुके हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए यार टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, और टेलीग्राम पे जो भी आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स का ग्रुप आ रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इस सभी सेट का PDF दे दिया जा रहा है फ्री में, और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन में क्विज बहुत सारे बना दिए गए हैं, क्विज खेलकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। साथ ही मैथ एंड मैजिक टिप्स वेबसाइट पर जाके भी आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देकर तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जल्दी से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उससे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका निष्कर्षण कैसे होता है। तो आप यहाँ पे दिखेंगे, अब प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मिश्रण 2:1 के साथ उचित ताप पर यानी न्यूनतम ताप पर गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है, और इस विधि को कार्बन द्वारा उपचयन कहते हैं। और यहाँ पे इस विधि को भी लिखना होगा ZNO, जिसको हम लोग बोलेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस C यानी कार्बन। तो ये क्या बनाएगा, Zn प्लस CO बनाएगा, जिंक और कोक बना देगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये जो है केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर से सवाल लिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, ऊर्जा के स्रोत हो गए जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, वन, फसल, पशु, पक्षी इत्यादि, ये सब क्या है, तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। उसके बाद में संरक्षण एवं प्रबंधन जान लेते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो आप सिंपल तरीके से आंसर लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उनका मितव्ययिता पूर्ण उपयोग ताकि पर्यावरण के विभिन्न घटकों का उपयुक्त प्रबंध किया जा सके उसे संरक्षण प्रबंधन भी कहते हैं। इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, यानी हम लोग प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, प्रकृति के जो भी संसाधन है वो लिमिटेड है, अर्थात सीमित है, असीमित नहीं है, परंतु आबादी में वृद्धि एवं मानव स्वभाव के कारण उनका या तो उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, मनुष्य की आबादी इतनी बढ़ गई है कि प्राकृतिक संसाधनों का कहीं पे उपयोग किया जा रहा है तो कहीं पे उसका दुरुपयोग किया जा रहा है या उनकी बर्बादी हो रही है। ये संसाधन या तो कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, बर्बाद किया जाएगा या उपयोग किया जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, और नहीं तो जो भी संसाधन लिमिटेड है वो जितना स्तर पे पहले से है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों की अमानतों की तरह है, उनकी समाप्ति या बर्बादी होने से बचाना महत्वपूर्ण है। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत की तरह है, यानी हमारी जितनी भी संतानें आगे आने वाली है ये सभी संतानों सभी पीढ़ियों के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है ना, जिसका आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 संसाधनों का नाम बताए हैं, वन, वन्य जीव, जल, मिट्टी, पवन, ये जितना है
ये सभी संसाधनों अमानत की तरह है, उपहार की तरह है। अगर इसे हम इसको अगर बर्बाद कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये जो अमानत है आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल पाएगी। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिख दीजिएगा कि संसाधनों के दुरुपयोग के दौरान बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों का समुचित निपटना आवश्यक है। यानी जब संसाधनों का उपयोग कर लिया जाता है उसके दौरान जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अनर्गल पदार्थ जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, वैसे पदार्थों का समुचित ढंग से निपटारा कर देना ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को बता दिए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई BSAB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी की गई साइंस के मॉडल पेपर में संस्कृत के जितने भी 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी 70 क्वेश्चनों का सलूशन हम आज की इस वीडियो में बता दिए हैं। अब कौन कौन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी को बनाना नहीं आता है, वो कोई भी सब्जेक्ट का क्यों नहीं हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट को पढ़ने का। हालांकि सभी का कमेंट हमारे पास आता है, सभी का रिप्लाई भी हम देने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो आप यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाओ और कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम हो वो लिख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आगे आने वाला वीडियो में आपके द्वारा बनाए डाले गए क्वेश्चनों का सलूशन लाने का। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को में शेयर करो और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप हमारे द्वारा बनाए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे स्टडी कर मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।